हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं काउंटर्स के बारे में। तो पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कशन किया हुआ है। तो प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने स्टडी किया था रजिस्टर्स के बारे में, और साथ ही साथ फ्लिप फ्लॉप के हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, और हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप भी डिस्कशन किया था। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमारा टारगेट जो मेन फोकस रहने वाला है वो काउंटर्स पे रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको रजिस्टर्स के एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा। तो जैसा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रजिस्टर्स को स्टडी किया था, तो आपको याद होगा हम लोगों ने सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट, ऐसे करके हमने टोटल 4 रजिस्टर्स स्टडी किए थे। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रजिस्टर्स के ऊपर, और उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक काउंटर्स की तरफ हम यहां पर मूव कर जाएंगे। तो मैं यहां पर एक प्रॉब्लम आपके लिए लिखने के लिए जा रहा हूं, और हम सबको यहां पर प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर आपको एक रजिस्टर गिवन है, और रजिस्टर का जो कंटेंट है वो आपको गिवन है यहां पर 1101, और यहां पर इस तरीके से एक लॉजिक गेट लगा हुआ है। एक्सॉर गेट यहां पर आपके लिए मेंशन है। जो आपको एक्सॉर गेट मेंशन है उसका जो आउटपुट है बेसिकली वो आपका गया है ए की तरफ, उसका आउटपुट आपका ए की तरफ गया है, और यहां पर क्लॉक भी लगी हुई है। तो आपसे यहां पर पूछा हुआ है कि कितनी क्लॉक साइकिल्स के बाद आपका जो आउटपुट है वो 1111 हो जाएगा। आपको यहां पर यह मेंशन किया गया है, हेलो लिपिका, आपको यहां पर यह बोला गया है कि आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक साइकिल्स द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर विल बिकम 1111। तो इनिशियल डेटा मींस क्लॉक 0 पर आपको यहां पर कंटेंट गिवन है। यू नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस आफ्टर विच कंटेंट ऑफ रजिस्टर, डेटा ऑफ रजिस्टर बिकम 1111। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो यहां पर अगर आप समझोगे ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। आपको इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो यहां पर इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करनी है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके देता हूं, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं एक और दूंगा, वो आप लोग सॉल्व करना। तो आप देखो, क्लॉक 0 पर आपको यहां पर जो कंटेंट गिवन है वो आपको गिवन है 1101। आपका टारगेट क्या है? आपको यह चेक करना है कि कितनी क्लॉक पल्सेस के बाद आपका कंटेंट 1111 बन जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखो, तो आपको ध्यान से अंडरस्टैंड करना होगा कि इस रजिस्टर के सर्किट को देखकर आप क्या समझ पा रहे हो। देखो यहां पर फर्स्ट और लास्ट, एक बार बस अच्छे से समझो, बार बार फिर देख के टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग। फर्स्ट और लास्ट दोनों क्या हो रहा है? आपका एक्सॉर हो रहा है, यह आपको दिखाई दे रहा होगा, और दोनों का जो एक्सॉर है वो यहां से एंट्री ले रहा है। अगर वो यहां से एंट्री ले रहा है तो लास्ट वाली बिट क्या हो जाएगी? आपकी बाहर फेंका जाएगी। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है, ठीक है? पॉइंट समझ में आ गया? तो बस अब आपने इस सर्किट को समझ लिया, अब सीधा सीधा आप यहां पर आ जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। तो फर्स्ट और लास्ट आपके एक्सॉर हो रहे हैं, जैसा हमने सर्किट को समझा है। 11 का एक्सॉर क्या होता है? 0। तो 0 यहां से एंट्री लेगा तो लास्ट वाली बिट आपकी बाहर चली जाएगी। तो आंसर क्या होगा? 0 फिर 110। हमें कब तक करना है? जब तक डेटा 1111 ना आ जाए। तो फिर से फर्स्ट और लास्ट का एक्सॉर, किसी का आंसर आ जाए तो जरूर बता देना। 00 का एक्सॉर कितना होगा? 0, और यहां से एंट्री लेगा तो फिर लास्ट वाली बिट आपकी बाहर चली जाएगी। फिर क्लॉक 3, 01 का एक्सॉर 1, यहां से एंट्री लेगा तो 1, फिर ये 3 बिट लिख दोगे आप, लास्ट वाली बिट आपकी फिर से बाहर फेंका जाएगी। फिर आप देखो क्लॉक नंबर 4, तो क्लॉक नंबर 4 आपकी क्या होगी? फिर से 11 का 0 और 0100। फिर क्लॉक नंबर 5, 00 का अगेन 0, और जब आप 00 का 0 करोगे तो फिर से 010। देन क्लॉक नंबर 6 अगर करोगे तो 00 का आपका हो जाएगा 0, और फिर 001। और क्लॉक अगर आप 7 करोगे तो देखो क्या सिचुएशन आएगी। 01 का 1 होगा, 1100। क्लॉक 8 पे 10 का 1, तो 1100। क्लॉक 9 पे 10 का 1, तो 1110, और क्लॉक 10 पे 10 का फिर से 1। तो आप देख सकते हो आपका आंसर आ जाएगा 1111। तो टोटल आपको 10 क्लॉक पल्सेस लग गई।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है एग्जाम में आप ये मत सोचना कि अरे आ ही नहीं रहा है। देखो 10 तक भी आंसर जा सकता है, 12 13 तक भी आंसर चले जाता है कई बार। हाँ, लेकिन एक बात के लिए आप श्योर रहोगे कि आपने गलती कहां कर दी, आप कैसे समझ जाओगे? अगर कोई भी डेटा बीच में रिपीट हो गया तो समझ लो आपने गलती कर दी है, या 15 16 तक कर लिए उसके बाद भी नहीं आया मतलब गलती कर ली है, क्योंकि 4 के लिए तो पॉसिबल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 16 ही हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन आपको क्लियर रहनी चाहिए। एक और बात, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपको यह सिचुएशन भी क्लियर रहनी चाहिए कि आप बार बार सर्किट को देखकर टाइम पास नहीं कर सकते हो। आपको एक बार सर्किट को ऑब्जर्व करना है और अपना एक रूल बना लेना है। आपका रूल क्या था? फर्स्ट और लास्ट का एक्सॉर हो रहा है, यहां से एंट्री ले रहा है तो लास्ट वाली बिट हर बार आपकी बाहर जा रही है। सिचुएशन सबको क्लियर हो गई अच्छे से? क्लियर? तो यहां पर अब मैं आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूं, आप सभी इसको ट्राई करो। देखो आंसर आपका नन ऑफ दिस भी हो सकता है हमेशा, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है? आंसर आपका नन ऑफ दिस ऑलवेज पॉसिबल है कि अगर कभी ना आए, और वो कब पॉसिबल होगा? जब जो डिजायर्ड है उसके आने के पहले रिपीटेशन शुरू हो जाए। क्लियर? तो यहां पर अगर आप सिचुएशन को अब देखोगे तो आपका ऐसा कोई सर्किट गिवन है और आपको बोल रहा है इनिशियल डेटा ऑफ रजिस्टर इज 1011, आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक पल्सेस डेटा विल अगेन बिकम 1011। ठीक है, इनिशियल डेटा, इनिशियल कंटेंट ऑफ द रजिस्टर इज 1011, आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक पल्सेस कंटेंट विल अगेन बिकम 1011। तो ये आपका टारगेट है। मैं इस क्वेश्चन को रिमूव कर रहा हूं, आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर मुझे बताओ कितना आएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं। इनिशियल कंटेंट ऑफ द रजिस्टर इज 1011, आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक पल्सेस द डेटा विल अगेन बिकम 1011। ये आपको यहां पर कैलकुलेशन करके दिखाना है सबको। तो सबके सब यहां पर ट्राई करो और देखो कि आपका आंसर क्या निकल कर आता है। तो यहां पर अगेन अगर आप सिचुएशन को देखोगे तो क्लॉक 0 पर आपको इनिशियल डेटा गिवन है 1011, और उसके बाद फिर आपको क्लॉक बाय क्लॉक कैलकुलेशन करते चले जाना है और देखना है कि आपका डेटा 1011 कब वापस से आएगा। यहां पर भी मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप पहले एक बार सर्किट को देखकर अपना रूल बना लो। बार बार आप ट्रुथ टेबल के टाइम पे सर्किट को देख नहीं सकते। तो सर्किट में आपने जो अपना रूल बनाया है वो क्या है? लास्ट के 2 का एक्सॉर होगा, लास्ट के 2 का आप देख सकते हो एक्सॉर हो रहा है, उसका जो भी आंसर आएगा उसका थर्ड वाले के साथ क्या हो रहा है? एक्स नॉर हो रहा है। ठीक है, लास्ट के 2 का एक्सॉर हुआ, जो भी आंसर आएगा थर्ड वाले के साथ एक्स नॉर आएगा, और उसके बाद जो उसका आंसर आएगा वो यहां से एंट्री लेगा। तो जब यहां से एंट्री लेगा तो लास्ट वाली बिट आपकी बाहर फेंका जाएगी। लॉजिक क्लियर? मैं इसको एक बार करके दिखाता हूं आपको। मैंने क्या बोला? लास्ट के 2 का एक्सॉर होगा, तो 1 1 का एक्सॉर क्या होगा? 0। जो भी आंसर आएगा उसका थर्ड वाले के साथ क्या होना है? देख लो वहां पर एक्स नॉर होना है। तो 1 1 का एक्सॉर 0, 0 0 का एक्स नॉर 1, और जो भी आंसर आएगा वो यहां से एंट्री ले रहा है, तो लास्ट वाली बिट आपकी बाहर फेंका जाएगी। तो आंसर क्या आया था? 1 आया था, तो स्टार्ट की 3 बिट आप लिख दोगे, लास्ट वाली बिट आपकी बाहर चले जाएगी। लॉजिक क्लियर? यही काम आप बार बार करते चले जाओगे और चेक करोगे कि कब आपका डेटा 1011 दोबारा से बन जा रहा है। ठीक है, बार बार सर्किट को देख के टाइम पास मत करना। तो लास्ट के 2 का एक्सॉर 0 1 का एक्सॉर क्या होता है? 1 होता है, और 1 1 का एक्स नॉर फिर से क्या होगा? 1 होगा। तो 1 एंट्री लेगा और फिर 3 बिट लिख दोगे। फिर से 0 1 का एक्सॉर 1 होता है, 0 1 का एक्सॉर आपका 1 होता है, और फिर 1 1 का एक्स नॉर क्या होता है? 1 ही होता है। तो फिर से आपका 1 एंट्री ले लेगा यहां से, बाकी 3 बिट लिखोगे, लास्ट वाली बिट आपकी बाहर चली जाएगी। उसके बाद 1 1 का एक्सॉर 0 होगा, तो 0 1 का एक्स नॉर क्या होगा? 0। आपको पता है ना, एक्सॉर सेम पे 0 देता है, अपोजिट पे 1, एक्स नॉर सेम पे 1, अपोजिट पे 0। तो 1 1 का एक्सॉर कितना हुआ? 0। 0 1 का एक्स नॉर वापस से क्या हो जाएगा? 0। तो 0 यहां से एंट्री ले लेगा। आपका टारगेट क्या है? आपको उतनी क्लॉक पल्सेस चलानी है। ठीक है अभिषेक, आपको पता है, लेकिन हो सकता है कि बाकियों को अभी इस चीज का आंसर मतलब अभी सीखना हो, और यहां पर
एक और पॉइंट है, अगर आपको पता है तो आपका आंसर अभी तक आ जाना चाहिए था। ठीक है, अगर आपको आता है तो आपका आंसर, फिर ये 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था, मतलब आपका आंसर अभी तक आ जाना चाहिए था, और ये सबके लिए है क्लास। ठीक है, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करो और अपना आंसर जल्दी से दो ताकि मैं भी जल्दी से आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, बस आप अपना आंसर दे दो। तो आप ध्यान से देखो, यहां पे कितना हो जाएगा आपका 1 1 का आपका जो एक्सॉर है वो कितना हो जाएगा 0, और 0 1 का एक्सनॉर वो भी 0 होगा, तो 0 यहां से एंट्री ले लेगा आपका। और वैसे भी ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम तुरंत काउंटर शुरू कर देंगे। नाउ 6 1 1 का एक्सॉर वापस से 0, और 0 0 का एक्सनॉर 1 हो जाएगा, तो 1 आपका एंट्री ले लेगा। नाउ 7 कितना होगा आपका 0 1 का जो एक्सॉर है आपका वो कितना हो जाएगा 1, और फिर 1 0 का एक्सनॉर वापस से क्या हो जाएगा आपका 0, तो 0 1 0 0। ठीक है, इसको मैं एक बार और चेक कर लेता हूं, 1 1 का 0, ठीक है, करेक्ट था। और 8 0 0 का यहां पर 0 1 का, ठीक है, 0 0 का कितना हो जाएगा आपका 0, और 0 1 का वापस से 0, तो यहां पर कितना आंसर आएगा आपका 0 0 1 0। ठीक है, एक बार चेक करते जाना, कहीं पर भी रिपीट ना हो जाए, और मुझसे भी कहीं गलती होगी तो आप तुरंत बता देना। ठीक है, हम सब मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। किसी का भी अगर आंसर आया है तो आप जल्दी से बता सकते हो। तो देखो 0 1 का एक्सॉर कितना हो जाएगा आपका 1, और 1 0 का एक्सनॉर वापस से क्या होगा 0। आप वहां पे फिगर बस देखते जाओ, कुछ भी ऐसा है नहीं इस क्वेश्चन में, तो यहां पर ये आपकी सिचुएशन आएगी। नाउ क्लॉक नंबर 10 0 1 का 1, और 1 0 का फिर से 0, तो यहां पर ये आपकी सिचुएशन आ गई है। क्लॉक नंबर 10 तक हम पहुंच चुके हैं, और अभी तक हमें वापस से 1 0 1 1 वाला जो डेटा है वो नहीं मिला है। आप देख सकते हो कहीं पर भी हमें 1 0 1 1 वाला डेटा नहीं मिला है। और यहां पर अगर हम लोग 11 की बात करें, कोई इश्यू नहीं शुभम, आप आंसर दो जल्दी से। ठीक है, तो अगर हम लोग 11 की बात करें तो 0 0 का कितना हो जाएगा आपका, आप चेक कर लो, 0 0 का जो आपका एक्सॉर होगा वो 0 होगा, लेकिन 0 0 का फिर एक्सनॉर, क्योंकि 2 का आउटपुट जो आएगा उसका एक्सनॉर होना है, तो वो हो जाएगा आपका 1, तो यहां से आपका 1 एंट्री ले लेगा। देख लो कहीं पर भी कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, वरना वहीं पे आपका प्रोसेस एंड हो जाएगा। ओके अभिषेक, क्वेश्चन ये था कि मतलब आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक पल्सेस डेटा विल अगेन बिकम 1 0 1 1। ठीक है, एक्चुअल में अभिषेक पॉइंट क्या है ना कि ये जो क्लास चल रही है वो स्टूडेंट्स के लिए भी चल रही है जो कि ज्वाइंट है ऑलरेडी, तो उनको भी ये चीजें सीखनी है, वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। क्लियर पॉइंट। नाउ गरिमा का आंसर आया है 12, तो यहां पर आप देखो 12 में 0 0 का 0, ठीक है, फिर से 0 0 का कितना हो जाएगा 1, तो आपका आंसर क्या होगा देखो 1 एंट्री लेगा, तो 1 1 0 0। ठीक है, तो 1 1 0 0 आप चेक कर लो, यहां पर भी कहीं रिपीट नहीं हुआ है आपका। और अगर यहां पर मैं 13 की बात करूंगा, 13 की, तो 13 में फिर से 0 0 का 0 होगा। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि आपका जो है 0 0 का यहां पर 0 आने वाला है, और उसके बाद फिर 0 1 का एक्सनॉर वापस से क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर कहीं पर भी अगर डेटा रिपीट होगा मतलब हमने कहीं पर मिस्टेक की है, या तो 1 0 का कितना होगा आपका 1, और वापस से 1 1 का कितना हो जाएगा आपका 1, तो आंसर आ जाएगा 1 0 1 1। ओके, तो 14 के बाद आया है आपका, 14 के बाद, मतलब मेरे भी ऐसा था कि मैंने क्वेश्चन बस फ्रेम कर दिया, मुझे भी नहीं पता था ये 14 तक जाने वाला है, लेकिन आप देखो एग्जाम में 14 भी फिर पॉसिबल हो सकता है कि आपको 14 क्लॉक पल्स के बाद मिले। मुझे भी 10 11 के बाद लगने लगा कि कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी मुझसे। तो आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आ सकती है, और ऐसी प्रॉब्लम 2 मार्क्स की बहुत बार आती है, तो आपको हर हाल में ऐसी प्रॉब्लम की बस प्रैक्टिस कर लेनी है, 1 2, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हमने जो 2 क्वेश्चन किए मोर देन इनफ है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो आई होप सबको क्लियरिटी होगी कि कैसे करना है, बस एक बार सर्किट को दिमाग में बैठा लेना और उसके बाद ट्रुथ टेबल के साथ खेलना, और कुछ नहीं करना आपको। तो अब मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं।
और अब हम लोग अपने लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपका काउंटर्स। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। अब आज के लेक्चर में हम यहां पर काउंटर स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको भी यहां पर बेसिक, ओके वेरी गुड अभिषेक, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग यहां पर पहले बेसिक स्टडी करेंगे काउंटर्स का, और उसके बाद फिर हम लोग मेन एनालिसिस की तरफ मूव करेंगे। तो अब आप यहां पर ध्यान से एक बात समझना सबके सब। देखो होता क्या है, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया उसको कराने का एक और रीजन था बहुत बड़ा। एक्चुअल में ना काउंटर्स का काम क्या होता है, आप देखो आपने क्लॉक पल्सेस आप लिखते चले गए, 14 क्लॉक पल्सेस आपकी आंसर आई। ठीक है, अभिषेक का भी आंसर आया, मेरा भी आंसर आया, और भी आया होगा। तो आप ध्यान से देखो, इसमें काउंटर का काम क्या है, टू काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस इन एनी प्रोसेस। तो काउंटर क्या करता है, जो क्लॉक पल्सेस आपको मिलती हैं उनको वो काउंट करके दिखाता है। ठीक है, और ये जो काउंटर काम करता है ना, जितनी क्लॉक पल्सेस वो काउंट कर सकता है वही आपका कहलाता है मॉड ऑफ द काउंटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट और की वर्ड जो आपके लिए होगा वो आपके लिए होगा मॉड ऑफ द काउंटर। ठीक है, नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस काउंटर कैन काउंट। और अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो काउंटर का जो मॉड होता है वो 14 हो जाता है एक तरह से आपके लिए, क्योंकि 14 क्लॉक पल्सेस के बाद आपका डेटा रिपीट हुआ, मतलब काउंटर जो है वो 14 क्लॉक पल्सेस काउंट कर सकता है। लॉजिक क्लियर हुआ? यहां पर जो मॉड ऑफ द काउंटर होता है ना, वो आपका मैक्सिमम इतना हो सकता है 2 की पावर n। नाउ व्हाट इज n? ये आपका n क्या होता है? n होता है आपका नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो n आपका क्या है? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है। यहां पर आपको यह बात अंडरस्टैंड करनी होगी कि जो आपका नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, जो आपके नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है ना, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जैसे मान के चलो आपके 4 हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी सिखाया था कि जो एक फ्लिप फ्लॉप है वो एक बिट को स्टोर करता है। ठीक है ना, तो अगर आपके नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप मान लो 4 हैं तो मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपके? 16। लॉजिक क्लियर है? तो आप 16 से ज्यादा कभी काउंट नहीं कर सकते। अगर आपके नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 3 हैं तो मैक्सिमम आप 8 से ज्यादा काउंट नहीं कर सकते, उससे कम कर सकते हो। तो ध्यान रखना, जो मॉड है आपका वो उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता 2 की पावर n से। ये सिचुएशन सबको क्लियर है? तो मॉड क्या होता है? जो कि नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस आप काउंट कर रहे हो उसको आप मॉड बोलते हो। मॉड कितना हो सकता है ये भी सबको क्लियर हो गया अच्छे से। उसके बाद अब आप समझो, यहां पर अगर मैं बात करूं एक और सिचुएशन की, तो जो काउंटर है आपका वो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट भी होता है आपका। अगर यहां पर मैं आपको एक सिचुएशन दूं, मान लो आपका कोई यहां पर सिग्नल है जिसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर एफ इन है, और मॉड एम काउंटर से अगर आप उसको पास करते हो, आगे जाकर आप जब सर्किट सॉल्व करोगे तो चीजें और अच्छे से समझोगे। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क में आ जाता है तो मैं पहले से ही बता देता हूं। तो अगर काउंटर का मॉड एम है और काउंटर के इनपुट में आप कोई सिग्नल दे रहे हो जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ इन है, तो आंसर होता है एफ इन अपॉन एम। मतलब जो भी सिग्नल रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मॉड ऑफ द काउंटर से यहां पर डिवाइड हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया? तो काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट। ये कभी कभी 1 मार्क में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और पॉइंट है बेसिक जो आपको स्टार्ट से साथ लेकर चलना है। ये भी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, लेकिन स्टार्ट से मैं आपको बता रहा हूं। अगर 2 काउंटर हैं जिनके मॉड M1 और M2 हैं, 2 काउंटर हैं जिनके मॉड M1 और M2 हैं, और दोनों अगर कैस्केड में हैं तो उनके मॉड हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये सिचुएशन भी आप सबको यहां पर अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए कि अगर 2 काउंटर हैं जिनके मॉड M1 M2 हैं, तो अगर कैस्केड में होंगे तो उनके मॉड जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे? यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सबको यहां पर सिचुएशन क्लियर हो गई? तो ये बेसिक चीज आपको आइडिया रखना है पहले। उसके बाद एक और चीज आपको आइडिया रखना है, फिर मैं मेन एनालिसिस की तरफ डायरेक्ट मूव करूंगा। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम आपका बहुत कम बचा है अब। ठीक है, शुभम कैस्केड का मतलब ये होगा जैसे कि एक के बाद दूसरा। कैस्केड मतलब एक के बाद दूसरा। जैसे मान लो मैंने 2 फ्लिप फ्लॉप लगा के एक काउंटर बनाया और 3 फ्लिप फ्लॉप लगा के एक दूसरा काउंटर बनाया, तो पहले काउंटर के बाद अगर मैं दूसरा काउंटर लगा दूं, ठीक है, पहले काउंटर के बाद अगर मैं दूसरा काउंटर उसके बाद कनेक्ट कर दूं एग्जैक्टली,
तो वो हो जाएगा आपका कैस्केड। कैस्केड की अगर मैं नॉर्मल मीनिंग आपको समझाऊं तो एक का आउटपुट अगर दूसरे का इनपुट बन जाए तो दैट इज कॉल्ड कैस्केड। सबको सिचुएशन क्लियर है? अगर एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाए तो वो आपका वहां पर कैस्केडिंग कहलाती है। तो यहां पर जैसा मैंने आपको बोला कि एक और बेसिक चीज है जो आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद मैं डायरेक्ट सर्किट की तरफ मूव करूंगा, वो है आपका असिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर। हमें टोटल यहां पर दो टाइप्स के काउंटर डिस्कशन करने हैं। एक आपका होगा असिंक्रोनस काउंटर और एक जो होगा आपका वो होगा यहां पर सिंक्रोनस काउंटर। सिचुएशन आप सबको क्लियर है? तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको स्टार्ट से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों काउंटर पे पूरे क्वेश्चन पूरे सर्किट में आपको करवाने वाला हूं आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो आपका असिंक्रोनस काउंटर होता है वो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर डिफरेंट जो आपके फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, वो डिफरेंट टाइम पे क्लॉक्ड होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइम पे आपके क्लॉक्ड होंगे। ये आप शॉर्ट में मैं मेंशन कर रहा हूं, आप इसको अच्छे से लिख लेना अगर आपको पता नहीं है तो। और यहां पर जो आपके ऑल फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो सेम टाइम पे क्लॉक्ड होंगे, मतलब सबको सेम टाइम पे क्लॉक मिलेगी। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों ने जो रजिस्टर भी पढ़ा था, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में, वहां पर सबको सेम टाइम पे क्लॉक में दे रहा था। तो उस सिचुएशन में सबके सब एक साथ काम कर रहे थे। तो जो सिंक्रोनस काउंटर है उसकी यही खास बात होगी कि सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप आपके एक साथ काम करेंगे। जबकि असिंक्रोनस काउंटर में आप देखोगे कि पहले पहला काम करेगा, उसका जो आउटपुट आएगा उसके कारण अगले वाले को क्लॉक मिलेगी, जिसके कारण अगला वाला काम करेगा। तो सब अलग अलग टाइम पे काम करेंगे, जिसके कारण से आपका जो असिंक्रोनस काउंटर है वो आपका ऑलवेज जो है वो कौन सा काउंटर होगा, यहां पर वो आपका होगा स्लो काउंटर। और जो सिंक्रोनस काउंटर है वो आपका यहां पर होगा फास्ट काउंटर। ये सिचुएशन आप सबको क्लियर रहनी चाहिए। और नाउ थर्ड पॉइंट की बात करूं तो जो असिंक्रोनस काउंटर है वो ओनली अप और डाउन काउंट कर सकता है, और यहां पर जो सिंक्रोनस है वो आपका एनी काउंट सीक्वेंस कुछ भी काउंट कर सकता है। मतलब अगर हम लोग डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस की तो वहां पर 3 के बाद 10 के बाद 5 के बाद 23 के बाद 17, एनी काउंट सीक्वेंस इज पॉसिबल। बट इन केस ऑफ असिंक्रोनस ओनली अप और डाउन काउंट सीक्वेंसेस आर पॉसिबल। मीन्स 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 एंड सो ऑन। डाउन मीन्स 5 4 3 2 1 ऐसे। तो असिंक्रोनस के केस में ओनली अप और डाउन पॉसिबल होता है, जबकि सिंक्रोनस के केस में एनी काउंट सीक्वेंस आपका पॉसिबल होता है। ये सारी चीजें आप सबको अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए। और यहां पर अब हम लोग असिंक्रोनस काउंटर से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, काउंटर वाला। ठीक है, तो असिंक्रोनस काउंटर से हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लो सबके सब, असिंक्रोनस काउंटर। और असिंक्रोनस काउंटर में जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स को डिफरेंट टाइम पे क्लॉक मिलती है। तो यहां पर एक आपकी एक्सटर्नल क्लॉक होती है जो कि सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप को दी जाती है। तो यहां पर आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सबके सब नोट कर लो कि एक्सटर्नल क्लॉक, जो आपकी एक्सटर्नल क्लॉक है वो आपकी एलएसबी वाले फ्लिप फ्लॉप को दी जाती है। ये सब के सब आप नोट कर लो कि जो आपकी एक्सटर्नल क्लॉक होगी वो एलएसबी वाले फ्लिप फ्लॉप को दी जाएगी। ये सिचुएशन आप सबको यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि एक्सटर्नल क्लॉक एलएसबी वाले फ्लिप फ्लॉप को आप दोगे, क्योंकि आप डायग्राम उल्टा नहीं बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और कंसेप्ट का नॉलेज होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग असिंक्रोनस काउंटर। वो कंसेप्ट आपका क्या है, ध्यान से समझना। अभी तक मैंने आपको क्लॉक के बारे में जितना भी बताया है उतना इनफ नहीं है, आपको और चीजें जाननी होंगी। देखो, आपको लेवल ट्रिगर्ड के बारे में तो पता है, लेकिन एज ट्रिगर्ड जो क्लॉक होती है आपकी, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, तो इसका क्या मतलब होता है कि आपका अगर मान लो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, क्लॉक जो आपने लगाई है अगर वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है,
क्योंकि असिंक्रोनस काउंटर में एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स ही आप यूज करोगे। तो अगर आपका पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो वो ऐसी सिचुएशन आपकी रहेगी, मतलब जब भी आपका 0 से 1 जा रहा होगा तभी आपका आउटपुट मिलेगा। शुभम, एक्सटर्नल क्लॉक अभी मैं जब सर्किट बनाऊंगा ना तब ज्यादा क्लियर होगा, अभी क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने ज्यादा बोला नहीं उसको, सर्किट में मैं क्लियर करूंगा। अभी बस नोट करके रख लो कि एक्सटर्नल क्लॉक इज अप्लाइड टू एलएसबी फ्लिप फ्लॉप। तो जैसा मैंने बताया कि जो असिंक्रोनस काउंटर है उसमें पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब क्या होता है कि जब भी आपकी क्लॉक 0 से 1 जाएगी तभी आपका फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो इनपुट अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आउटपुट नहीं मिलेगा। और यहां पर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये आप सबको क्लियर रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड की, तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड आपका कुछ ऐसा होगा, मतलब जब भी वो 1 से 0 जा रहा होगा तभी वो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड का सिंबल आपका कुछ ऐसा होगा क्लॉक का। ये सारी चीजें आप सबको यहां पर क्लियर रखनी होगी, ठीक है। देखो शुभम, आपको 2 सिचुएशन माइंड में रखनी है। मैं लास्ट में और चीजें आपको क्लियर करवा दूंगा, लेकिन आपको 2 सिचुएशन माइंड में रखनी है। एक सिचुएशन जो मैंने अभी तक आपको बताई थी क्लॉक के बारे में कि क्लॉक हाई होगी या क्लॉक लो होगी, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब क्लॉक हाई होगी तब काम करेगा, क्लॉक लो होगी तो काम नहीं करेगा। अभी तक हमने उतना पढ़ा था। लेकिन यहां पर जो सिचुएशन है असिंक्रोनस काउंटर में वो थोड़ी दूसरी टाइप की है। यहां पर क्या है आपका कि जब आपका क्लॉक 0 से 1 जा रहा होगा सिर्फ उसी एज पे ही काम करना है, उसे सिर्फ यही काम करेगा, उसके अलावा काम नहीं करेगा। या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड में जब 1 से 0 जा रहा होगा तभी काम करेगा, खाली 1 पे है उससे बात नहीं बनेगी, खाली 0 पे है उससे बात नहीं बनेगी। जब वो 1 से 0 या 0 से 1 जा रहा होगा तभी वो काम करेगा। ये पॉइंट आपको ऑलवेज माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी असिंक्रोनस काउंटर के लिए बेसिक थ्योरी है जो आपको माइंड में रखना चाहिए। अब यहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए सर्किट बनाता चला जाऊंगा और आपको सारे सर्किट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप लोग सर्किट समझ जाओगे तो आप कोई भी क्वेश्चन फिर कर पाओगे। एक्चुअल में जो सर्किट बना रहे हैं वो एक तरह से क्वेश्चन ही है आपके, और वो स्टैंडर्ड सर्किट भी है आपके, तो दोनों चीजें कवर होंगी, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। तो आप सभी अब ध्यान से देखो मैं फर्स्ट सर्किट आपके लिए बना रहा हूं। यहां से आपका जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। J0 K0 Q0 Q0 बार, बिल्कुल ही बेसिक सर्किट है ये। अगर आपको जैसे काउंटर पढ़ना है तो फर्स्ट सर्किट आप हमेशा यही पढ़ोगे, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो यहां पर मैंने ये बेसिक सर्किट आपके लिए बना दिया है। तो अगर आप इस बेसिक सर्किट को अब ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो यहां पर ना आपको पूरा प्रोसेस समझना है, ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं ये सबको आज से बन जाना चाहिए, सबको आज से क्लियर हो जाना चाहिए। आप देखो, आपको जैसे मैं हमेशा बोलता हूं सर्किट आपको रटना नहीं है, जो सर्किट आपके सामने है उसका आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। तो जैसे शुभम आपने पूछा था कि एक्सटर्नल क्लॉक का क्या मतलब है, तो एक्सटर्नल क्लॉक आपकी ये है, कोई ना कोई क्लॉक होगी ना जो अप्लाई कर रहे होगे। तो क्लॉक आप सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप को दे रहे हो, जो अगले फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी क्लॉक कहां से आ रही है, उनकी क्लॉक प्रीवियस के आउटपुट से आ रही है, आप देख सकते हो। और यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप यहां पर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड वाला कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हो। आप सब यहां पर अच्छे से वॉच कर लो, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो यहां पर अगर आप देखोगे अब, तो अगर हम लोग सिचुएशन को समझें, एक और बात है आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो ये है कि देखो मैंने आपको लिखाया है असिंक्रोनस काउंटर में कि एक्सटर्नल क्लॉक इज अप्लाइड टू एलएसबी फ्लिप फ्लॉप। तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप आपका एलएसबी है, ध्यान रखना, जिसको एक्सटर्नल क्लॉक मिलती है वो आपका एलएसबी फ्लिप फ्लॉप होता है। तो यहां से क्लॉक 0 मतलब अभी तक आपने कोई क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करी, तो लेट सपोज हम लोग इनिशियल डेटा 0 0 0 लेकर चलते हैं, Q2 Q1 Q0 सबका डेटा हम यहां पर 0 0 0 लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब आप क्लॉक 1 अप्लाई करोगे,
आप ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट। क्लॉक मतलब कौन सी, ये है क्लॉक, CLK सेम नोटेशन है। जब हम लोग क्लॉक 1 यहां पर अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, आप ध्यान से देखो। क्लॉक 1 MSB ये वाला है आपका Q2 मोस्ट सिग्निफिकेंट, LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है ना, मैं लिखूं 523 तो 3 लीस्ट सिग्निफिकेंट LSB और 5 MSB। तो यहां पर आप देखो, जब आप देखते हो तो जब एक्सटर्नल क्लॉक आपकी लगी, क्लॉक कौन सी है आपकी, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से देखो, जो आपकी एक्सटर्नल क्लॉक है वो तो ऐसी रहेगी आपकी, ठीक है। तो आप इस बात को समझो जैसे कि ये मान लो आपकी फर्स्ट क्लॉक है, ये आपकी सेकंड क्लॉक है एंड सो ऑन। तो हर एक क्लॉक एक बार एक साइकिल में जरूर आपकी 1 से 0 जाएगी। तो जब आप एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई करते हो ना, तो आपको यह बात ध्यान देनी है कि वो प्रॉपर लाइक अ स्क्वायर वेव है, वो एक ना एक बार 1 से 0 जरूर जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है ये हर एक क्लॉक पल्स पे हमेशा काम करेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, पहले इसको देखोगे फिर इसको, क्योंकि सब के सब एक साथ काम नहीं करते हैं। तो जब आप इसको देखोगे, ध्यान से देखो, जब आप इसको देखोगे तो अगर ये काम करेगा, काम करने का क्या मतलब है, J और K आपके 1-1 है, सभी में 1-1 है। तो किसी भी फ्लिप फ्लॉप के काम करने का यहां पर मतलब ये होगा कि आपका जो प्रीवियस आउटपुट है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि 1-1 पे प्रीवियस आउटपुट हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, ये हम सबको अच्छे से आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 का 1, ठीक है। तो ये वाला हमेशा काम करेगा, हम लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं, क्योंकि एक्सटर्नल क्लॉक में एक ना एक बार 1 से 0 जरूर जा रहा होगा। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग आपने यूज की है, सबको क्लियर हुआ। अब यहां पर आप देखो, ये वाला कब काम करेगा, जब आपका जो Q0 है वो 1 से 0 जा रहा हो, क्योंकि यही वाला जो है वो अगले की क्लॉक बना रहा है। तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो जब जब आपका Q0 1 से 0 जाएगा ये वाला काम करेगा। तो यहां पर Q0 देखो कहां से कहां गया, Q0 गया 0 से 1, मतलब ये वाला काम नहीं करेगा। और काम ना करने का मतलब क्या है कि जो पुराना आउटपुट था वही का वही रह जाएगा, तो 0 का 0। फिर ये वाला कब काम करेगा, जब Q1 1 से 0 जा रहा हो, जब Q1 1 से 0 जा रहा होगा तो ये वाला काम करेगा। लेकिन यहां पर Q1 0 से 0 गया तो ये वाला भी काम नहीं करेगा। काम ना करने का मतलब होगा कि जो प्रीवियस था वही का वही रह जाएगा। काम करने का मतलब होगा कि जो 1-1 है, तो आपका जेके फ्लिप फ्लॉप में 1-1 के केस में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। हाय मोहम्मद आसिफ। तो आप ध्यान से यहां पर देखो, अब जो आपकी क्लॉक 2 होगी, अब क्लॉक 2 को भी आप सभी यहां पर ध्यान से अंडरस्टैंड करना। देखो क्लॉक 2 में जैसा मैंने आपको बोला, इस वाले फ्लिप फ्लॉप को, LSB वाले फ्लिप फ्लॉप को आपकी एक्सटर्नल क्लॉक पल्स मिल रही है, और एक्सटर्नल क्लॉक पल्स हर एक बार 1 से 0 जरूर होगी। मतलब नेगेटिव एज ट्रिगर्ड की जो कंडीशन है वो इसके लिए हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो ये वाला हमेशा काम करेगा। काम करने का मतलब प्रीवियस वाला कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो प्रीवियस 1 था तो 0 हो गया, क्योंकि जेके हर जगह 1-1 है। अब ये वाला कब काम करेगा, जब ये वाला जो Q0 है वो कहां से कहां जा रहा हो, 1 से 0 जा रहा हो। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब यही होता है। तो देखो Q0 1 से 0 गया, 1 से 0 गया है Q0 1 से 0 गया है, मतलब ये वाला काम करेगा। काम करने का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 से 0 जाएगा तब काम करेगा। अब आप देखो ये वाला 0 से 1 गया है तो ये काम नहीं करेगा। तो यस शुभम 1 से 0, तो 0 से 1 गया तो ये काम नहीं करेगा, मतलब सेम रह जाएगा। नाउ क्लॉक 3 देखो 2-3 बार अगर आप समझ गए ना, ओके, वेरी गुड मोहम्मद आसिफ। नवंबर 2020 में, मतलब लेटेस्ट ही आपने क्वालिफाई किया, बहुत बढ़िया, कांग्रेट्स। तो आप देखो यहां पर जो आपका 3 है, यहां पर वो सिचुएशन आपकी क्या हो जाएगी, ये वाला हमेशा काम करेगा। अब आपको सर्किट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ये वाला ऑलवेज काम करेगा, ये वाला जो है। तो 0 से 1 गया तो ये काम नहीं करेगा, मतलब सेम रह जाएगा। 1 से 1 गया, ये काम नहीं करेगा, मतलब सेम रह जाएगा। अच्छे से सुन लो,
काम नहीं करेगा तो सेम रहेगा, काम करेगा तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। काम कब करेगा? जब 1 से 0 चेंज हो रहा हो, दैट्स इट। तो ये तो आपका हमेशा ही चेंज होना है। तो 1 से 0 गया मतलब ये काम करेगा, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये भी 1 से 0 गया तो ये काम करेगा, मतलब ये भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिचुएशन सबको क्लियर है? कहीं भी छोटा भी डाउट हो पूछ लो, क्लियर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सीख जाओगे पूरा असिंक्रोनस काउंटर फिनिश हो जाएगा। ये वाला हमेशा काम करेगा। तो देखो 0 से 1 गया तो काम नहीं करेगा क्योंकि 1 से 0 जाना चाहिए, तो सेम 0 से 0 काम नहीं करेगा, सेम ये तो हमेशा काम करेगा। 1 से 0 अब ये काम करेगा तो कॉम्प्लीमेंट। 0 से 1 काम नहीं करेगा तो सेम। 0 से 1 काम नहीं करेगा तो सेम। 1 से 1 काम नहीं करेगा तो सेम। और लास्ट क्यों? क्योंकि आ जाएगा आंसर। ये देखो आप, ये तो हमेशा काम करेगा, तो 1 से 0 तो काम करेगा, 1 से 0 तो काम करेगा, तो फिर से क्या हो जाएगा? 0। तो आप क्लियरली देख सकते हो आफ्टर 8 क्लॉक पल्सेस आपका इनिशियल डेटा रिपीट होगा। तो इस काउंटर का नाम था मॉड 8। और देखो सिंपल सी गिनती आई है आपकी, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 फिर 0। तो दिस इज योर अप काउंटर। ठीक है, ये आपका क्या है यहां पर? ये आपका अप काउंटर है, मॉड 8 अप काउंटर। ठीक है, शुभम ने क्या पूछा था? ओके, मैं शुभम रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, अगर क्लियर हो गया है तो ठीक है, नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूं। सुनो फिर से, अच्छे से सुनना आप सभी, किसी को भी डाउट है तो। मैंने आपको क्या बोला कि ये वाला हमेशा काम करेगा क्योंकि इसको एक्सटर्नल क्लॉक पल्स मिल रही है। काम करने का मतलब क्या है? काम करने का मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों? जेके जब 1 1 होता है तो आउटपुट कॉम्प्लीमेंट होता है। काम ना करने का मतलब क्या है? काम ना करने का मतलब यह है कि प्रीवियस वाला सेम का सेम रह जाएगा। लॉजिक क्लियर हो गया? तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि 2 3 और रिपीट कर देता हूं, 2 3 तो फिर से रिपीट कर देता हूं। ये यहां से रिपीट कर देता हूं, ठीक है, यहां से फिर से रिपीट कर देता हूं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, चलो। तो 5 मैंने क्या बोला? ये वाला हमेशा काम करेगा क्योंकि एक्सटर्नल क्लॉक मिल रही है। एक्सटर्नल क्लॉक हर एक बार 1 से 0 जरूर जाएगी, तो ये वाला हमेशा काम करेगा। तो ये क्या होगा? 0 से 1। ये वाला कब काम करेगा? जब Q0 जो है वो 1 से 0 जाए, क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। तो Q0 क्या यहां 1 से 0 गई है? नहीं गई है, तो ये वाला काम नहीं करेगा, मतलब सेम रह जाएगा। अब ये वाला कब काम करेगा? जब Q1 जो है वो 1 से 0 जाए। तो ये तो 0 से 0 गया, तो ये भी काम नहीं करेगा, मतलब सेम रह जाएगा। काम ना करने का मतलब सेम रहना है। फिर देखो ये हमेशा काम करेगा, तो ये 1 से 0 गया, तो ये काम करेगा, क्योंकि जब भी 1 से 0 जाता है Q0 तो ये काम करता है। काम करने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये 0 से 1 गया, तो जब Q1 0 से 1 जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। इसको काम करने के लिए क्लॉक को 1 से 0 जाना चाहिए था, तो यहां पर सिचुएशन क्या हो जाएगी? सेम रह जाएगा। फिर ये 1 से ये आपका 0 से 1 गया, तो ये काम आपका अब नहीं करेगा ये वाला, क्योंकि क्लॉक को 1 से 0 जाना चाहिए था, तो सेम रहेगा। 1 से 1 गया तो फिर से काम नहीं करेगा ये वाला, तो सेम रहेगा। और लास्ट ये तो हमेशा काम करेगा। अगर ये 1 से 0 गया है Q0, तो ये वाला काम करेगा। काम करने का मतलब क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। अब अगर Q1 1 से 0 जा रहा है तो ये वाला काम करेगा, क्योंकि इसकी क्लॉक जो है 1 से 0 जा रही है, तो काम करने का मतलब क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने फिर से रिपीट कर दिया आप लोगों के लिए, अच्छे से देख लो। किसी को भी अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को भी किसी भी सिचुएशन में डाउट नहीं रखना है, सबको क्लियरिटी होनी चाहिए, सबको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, किसी को अगर कहीं भी अगर डाउट हो रहा है तो आप पूछ लो। सबको समझ में आ गया? क्लियर? तो मैं इसको अब यहां से रिमूव करूंगा, और अब आप लोग क्या करोगे? सबके सब खुद से प्रैक्टिस करोगे। और आपकी प्रैक्टिस क्या होगी? आपकी प्रैक्टिस यहां पर यह होगी सबकी, कि आप लोग यहां पर जो क्लॉक मैंने ली थी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, उस क्लॉक को आपको पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड बनाना है। ठीक है, उसको आपको पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड बनाना है, और फिर से सेम चीज को आप लोगों को रिपीट करना है। तो मैंने जो क्वेश्चन अभी करवाया था आपको, जहां पर मैंने नेगेटिव एज ट्रिगर्ड लिया था,
उसको आप सबको अब पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड लेना है। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब क्या होता है, जब 0 से 1 जाएगा तब काम करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब यही है कि जब आपका 0 से 1 जाएगा तभी वो यहां पर काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। सबको सिचुएशन अच्छे से क्लियर हो गई यहां पर। तो आप देखो यहां पर क्या हो जाएगा, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि आप लोग खुद से ट्राई करके देखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखो मुझे तो आता है ना, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, सीखना आपको है। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, तो दूसरा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो क्लॉक 1, जैसा मैंने आपको समझाया कि ये जो एलएसबी फ्लिप फ्लॉप है, जिसको एक्सटर्नल क्लॉक पल्स मिलेगी वो ऑलवेज काम करेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसको एक्सटर्नल क्लॉक मिल रही है। एक्सटर्नल क्लॉक जो है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, हर बार कभी ना कभी एक बार 0 से 1 जाएगी, तो वो हमेशा काम करेगा। मेन लॉजिक होता है इन दोनों को चेक करने का। तो ये दोनों कब काम करेंगे, देखो बार बार सर्किट को देख के टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। आपको एक सिंपल सा रूल बना लेना चाहिए, जब Q0 0 से 1 जाएगा, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो ये काम करेगा। जब Q1 0 से 1 जाएगा तो ये काम करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। आप लेफ्ट से स्टार्ट करो, जब ये 0 से 1 जाएगा तो ये काम करेगा। एक और थंब रूल बना लो, सबके इनपुट 1 1 है, तो काम करने का मतलब क्या होगा, प्रीवियस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट। जेके फ्लिप फ्लॉप यही देता है आपको। काम ना करने का मतलब क्या होगा, जैसा प्रीवियस था वैसा का वैसा रख दो, क्योंकि काम ही नहीं किया। ठीक है, तो ये 0 से 1 गया तो ये काम करेगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट। ये भी 0 से 1 गया तो ये काम करेगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट। अब बार बार सर्किट को देख के टाइम खराब नहीं करेंगे, ये तो हमेशा काम करेगा, दिमाग में बैठ गया होगा। तो ये 1 से 0 गया तो काम नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। तो सेम 1 से 1 गया तो काम नहीं करेगा, सेम ये हमेशा काम करेगा। 0 से 1 गया तो काम करेगा, तो कॉम्प्लीमेंट। 1 से 0 गया काम नहीं करेगा, तो सेम। 1 से 0 गया काम नहीं करेगा, तो सेम। 0 से 0 गया काम नहीं करेगा, तो सेम। 0 से 1 गया काम करेगा, तो कॉम्प्लीमेंट। 0 से 1 गया काम करेगा, तो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सर्किट आपने ऑब्जर्व कर लिया है, बस अब चलाते चले जाओ। ये हमेशा काम करेगा, तो 1 से 0 काम नहीं करेगा, तो सेम। 1 से 1 काम नहीं करेगा, तो सेम। 0 से 1 काम करेगा, तो कॉम्प्लीमेंट। 1 से 0 काम नहीं करेगा, तो सेम। ये हमेशा काम करेगा, तो 1 से 0 काम नहीं करेगा, तो सेम। 0 से 0 काम नहीं करेगा, तो सेम। तो अगेन आपका मॉड 8 काउंटर यहां पर आपका क्रिएट होगा। और ये कौन सा काउंटर है, मॉड 8 डाउन काउंटर। देखो पहला वैल्यू आया था 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो दिस इज योर मॉड 8 डाउन काउंटर। आप सभी अच्छे से ऑब्जर्व करो, देखो क्या आप लोगों को क्लियरिटी मिल रही है। यस शुभम, आपका आंसर आ गया। बाकी लोग भी चेक कर लो कि क्या आप लोगों का आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है। सबके सब यहां पर चेक कर लो, सबको क्लियरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, सबका आंसर यहां पर आना चाहिए। किसी को भी अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप जरूर 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 क्लियर कर लेना। तो ये हम लोगों ने अप और डाउन काउंटर पढ़े और सिंक्रोनस में। और मेन चीज क्या थी, प्रोसेस। हम लोगों ने प्रोसेस समझा और सिंक्रोनस काउंटर का। अब यहां पर आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी, या शुभम, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होगा तो डाउन काउंटर होगा, लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि जो चीज हम लोगों ने Q0 से दी थी, सेम चीज को Q0 के बाहर से भी दिया जा सकता है। जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट कर दूंगा एक दो जगह, Q0 के बाहर से भी दिया जा सकता था, उसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब आप देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि जो आपने अभी देखा, सपोज करो अगर मैं यहां पर 3 की जगह 4 फ्लिप फ्लॉप बना देता, अगर यहां पर मैं 3 की जगह 4 फ्लिप फ्लॉप बना देता, सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम अगर मैं बनाता, तो आप मुझे बताओ कि कितना चला जाता आपका मॉड। जब 3 फ्लिप फ्लॉप बनाए
तो मॉड जो है वो आपका चला गया 8। जब 4 फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे तो मॉड कितना चला जाएगा आपका, कोई बता सकता है? यहां पर मैं नेगेटिव एज ट्रिगर ले रहा हूं यहां पर, तो कितना जाएगा हम लोगों का मॉड अगर सेम स्ट्रक्चर में बनाऊं 4 फ्लिप फ्लॉप के साथ? सेम स्ट्रक्चर अगर हम लोग 4 फ्लिप फ्लॉप के साथ ड्रॉ करें तो आपका मॉड कितना चला जाएगा यहां पर? 16। वेरी गुड शुभम। तो आपका मॉड जो है वो 16 चला जाएगा। ये बात सबको क्लियर है? लेकिन सपोज करो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मॉड 10 काउंटर डेवलप करो, या अगर एग्जाम में कोई ऐसी सिचुएशन दे दे कि मॉड 10 काउंटर आपको बनाना है, तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी असिंक्रोनस ही बनाना है। अभी हम सिंक्रोनस को टच नहीं कर रहे हैं, यह बात ध्यान देना। तो मुझे असिंक्रोनस में ही मॉड 10 बनाना है। लेकिन हम जानते हैं, देखो ये बात तो हमें पता थी कि अगर मॉड 10 बनाना है तो 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, क्योंकि 3 के साथ मैक्सिमम 8 तक ही जा सकता है मॉड। अगर आपको यहां पर मॉड क्या बनाना है, 10 बनाना है, तो 4 फ्लिप फ्लॉप आपको चाहिए थे। तो यहां पर अगर आपको 4 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए तो उसके थ्रू अगर आप अपना कैलकुलेशन शुरू करोगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप जब करते चले जाओगे तो वो पूरा का पूरा 16 तक चला जाएगा। लेकिन आपको उसे रोकना है। आपको उसे कहां पर रोकना है? आपको उसे रोकना है 10 पर। यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए। आपको उसे 10 पर स्टॉप कर देना है। तो कैसे स्टॉप करेंगे? देखो रिपीट कर रहा हूं मैं चीजों को। पहले तो स्टार्ट में ये वाला हमेशा काम करेगा, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो बाकी तीनों कब काम करेंगे? जब 1 से 0 जा रहा हूं। ठीक है, वैसे भी आपको क्लियरिटी होगी अब कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। आपको पता है, हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया हुआ है कि ये आपका अप काउंटर बनेगा। अप काउंटर कब बनेगा आपका? जब आपका नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होगा। ये हम लोगों ने ऑब्जर्व भी कर लिया है। ठीक है, आप चाहो तो मैं एक आपको करके दिखा देता हूं। चलो, ये जो 8 वाला है, 8 वाला, अगर आप देखो ये वाला हमेशा काम करेगा तो 1 से 0। अगर ये 1 से 0 गया तो ये काम करेगा, मतलब ये भी क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। ये 1 से 0 गया तो ये काम करेगा, तो ये भी क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। ये 1 से 0 गया तो ये भी काम करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो बस नॉर्मल आपकी गिनती आएगी और कुछ भी नहीं है। अब आपकी सिचुएशन क्या है? अगर आप इसे रोकोगे नहीं, अगर आप इसे रोकोगे नहीं तो ये तो पूरा घूमता घूमता 1 1 1 1 उसके बाद 0 0 0 0 देगा, मतलब मॉड 16 दे देगा आपको। लेकिन इसे रोकना है, इसे रोकना है, और हमें क्या बनाना है? मॉड 10 बनाना है। तो अभी तक जो हम लोगों ने असिंक्रोनस काउंटर में पढ़ा है, टाइम आ गया है कि थोड़ा सा और एनालिसिस हम लोग अपना बढ़ाएं। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से लिख लो इसे। CLR। CLR क्या होता है? देखो, CLR हर एक फ्लिप फ्लॉप में होता है आपका, हर एक फ्लिप फ्लॉप में CLR होता है। बात है कि वो एक्टिव है कि नहीं। तो जो CLR है, अगर उसको आप इनपुट देते हो 1, तो वो अपने साथ वाले फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देता है। रीसेट कर देता है मतलब उसको 0 कर देता है, उसके आउटपुट को। अगर CLR को इनपुट देते हो आप 0, तो वो अपने साथ वाले फ्लिप फ्लॉप को कुछ भी नहीं करता है, नो चेंज। तो ये होता है आपका CLR। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो CLR जो है हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो आप ध्यान से अच्छे से पॉइंट को समझने की कोशिश करो। देखो, आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट यहां पर यह है कि आपको यहां पर मॉड 10 काउंटर बनाना है। मॉड 10 का मतलब क्या होगा कि आपको यहां पर जैसे ही 10वीं क्लॉक पल्स काउंट हो, जैसे ही आपकी 10th नंबर की क्लॉक पल्स काउंट हो, वैसे ही आपका जो है वो रीसेट हो जाए 0 0 0 0 पर। मतलब 10th के बाद अगली क्लॉक पल्स काउंट नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 0 1 0 के बाद उसे अगला 1 0 1 1 काउंट नहीं करना चाहिए। जैसे ही 1 0 1 0 दिखाई दे, मतलब 10वीं क्लॉक पल्स काउंट हो, तुरंत वो 0 0 0 0 पर रीसेट हो जाए। मतलब आप बोल दोगे कि आपको इनिशियल स्टेट वापस मिल जाए, तो ये आपका मॉड 10 काउंटर यहां पर बन जाएगा। सबको सिचुएशन क्लियर हो पाई अच्छे से कि मैं क्या बोल रहा हूं?
तो अब आप यहां पर ध्यान से देखो, ये सिचुएशन जो है यहां पर आप क्या करो, सबसे पहले एक रीसेट निकाल लो, आर निकाल लो। देखो आपका टारगेट क्या है कि आप जैसे ही 10वीं क्लॉक पल्स पे पहुंचो तभी रीसेट होना चाहिए 0000, उसके पहले नॉर्मल काम करता रहे। तो आप एक रीसेट बनाओ। मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस सिखा रहा हूं, लेकिन बाद में मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। तो जैसे ही 10वीं पर पहुंचो, 10वीं पर रीसेट को कर दो 1, 10वीं पर रीसेट को कर दो 1, और 10 के आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब यहां पर ये रीसेट हो जाएगा तो उसके बाद वो वापस 0000 हो जाएगा। यहां पर आप रीसेट का के मैप बना लो। आर के लिए आप के मैप बनाओ। के मैप हमें बहुत अच्छे से आता ही है, ठीक है। जो के मैप हमें आता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहां पर इक्वेशन निकाल लेंगे, किसका, आर का, रीसेट का। तो अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको समझाया कि जो रीसेट है वो कहां पर 1 होगा, सिर्फ 10वें में। तो 10वें में 1 करो, ठीक है। मैं यहां पर रेड पेन से बना देता हूं। और उसके बाद जैसे मैंने बोला कि 0 से 9 तक आपको कोई टच नहीं करना है, फिर 11 से लेकर 15 तक आप जाओगे ही नहीं, तो वो क्या रहेगा, डोंट केयर। मैंने के मैप आपको पहले पढ़ाया हुआ है, जिसका आप आउटपुट डिसाइड नहीं करते हो वो आपका डोंट केयर बन जाता है। क्लियर हो गया। तो यहां से अब अगर आप रीसेट को सॉल्व कर लो तो आप क्लियरली देख सकते हो ये वाला आपका सर्कल बन जाएगा। और इस वाले सर्कल को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो मैं सबके लिए यहां पर चीजें लिख देता हूं ताकि आप बड़े आराम से देख सको। लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि सबको खुद से देखना आना चाहिए, ठीक है। के मैप हम लोग ऑलरेडी बहुत डेप्थ में पढ़ चुके हैं। तो यहां से आप देखो, यहां से Q1 मिलेगा और यहां से क्या मिलेगा, Q3। तो R की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी Q3 इंटू Q1, ठीक है। R की वैल्यू क्या होगी, Q3 इंटू Q1। तो देखो R क्या था कि सिर्फ 10वें वाले पोजीशन पे आपने इसको एक्टिव किया था, ठीक है। R की वैल्यू Q3 इंटू Q1 मिल गई सबको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अब ये जो CLR है, मैंने आपको क्या बोला, CLR जो है वो हर एक फ्लिप फ्लॉप में होता है आपका। तो यहां पर आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट ये है कि जो हमारा काउंटर है ना, वो जैसे ही 10वीं क्लॉक पल्स काउंट करे वो वापस से 0000 हो जाए, तभी तो मॉड 10 काउंटर होगा। तो जो आपने ये रीसेट निकाला है, वो कितना निकाला है, Q3 इंटू Q1। तो आप यहां से Q3 इंटू Q1 करो, मतलब एंड गेट करो, और हर एक CLR को आप यहां पर अप्लाई कर दो, हर एक CLR को आप यहां पर अप्लाई कर दो। तो देखो होगा क्या कि मैंने क्या लिखाया कि जब CLR को 1 मिलेगा तो वो अपने साथ वाले फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देगा, जब 0 मिलेगा तो कुछ भी नहीं करेगा। तो आप देखो CLR आपने क्या लिया है, CLR आपने लिया है Q3 इंटू Q1, जो आपने रीसेट की वैल्यू निकाली थी। तो क्या हो जाएगा यहां पर 0 इंटू 0, तो CLR को 0 मिलेगा, CLR कुछ नहीं करेगा। 9 तक यही होगा, 9 तक Q3 इंटू Q1 आपका 0 ही रहेगा। तो 9 तक CLR कुछ नहीं करने वाला। जैसे ही 10वीं क्लॉक पल्स काउंट करोगे, 1010 तो Q3 इंटू Q1 फॉर द फर्स्ट टाइम 1 के इक्वल होगा। देखो फॉर द फर्स्ट टाइम होगा। तो जैसे ही 10वीं क्लॉक पल्स काउंट होगी, वो क्या करेगा, CLR को 1 मिलेगा और CLR एक्टिवेट हो जाएगा और सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देगा, मतलब 0000 कर देगा, नई क्लॉक पल्स काउंट करने का मौका नहीं देगा। तो 10वीं क्लॉक पल्स पे आप वापस से 0000 पर पहुंच जाओगे। सो दिस इज कॉल्ड मॉड 10 काउंटर। मॉड क्या था कि जब इनिशियल स्टेट में वापस पहुंच जाओ जितनी क्लॉक पल्स के बाद, वही आपका कहलाता था मॉड ऑफ द काउंटर। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होता है। और अगर आपको याद हो तो स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक आप खुद से समझ सकते हो। ये सब टाइम पास करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि यहां पर अगर आप बोलते हो कि 10वीं क्लॉक पल्स पे आपका 000 आना चाहिए, तो आप देखो ना 10 पे आप ऐसा क्या किए हो जो पहले नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है, आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते थे कि 10 पे Q3 और Q1 पहली बार 1 हो रहा था, बस वही काम आपको करना चाहिए।
तो डायरेक्टली आप Q3 इंटू Q1 कर सकते थे। मतलब जो भी मॉड है उस पर पहली बार में क्या हो रहा है, जैसे कि अगर मैं बोलूं यहां पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा होता मॉड 12 काउंटर डिजाइन करो, मॉड 12, तो यहां पर 11वीं क्लॉक पल्स भी काउंट होती और 12वीं भी काउंट होती। ठीक है, तो अगर आपको बोला होता मॉड 12 काउंटर बनाओ तो आपका रीसेट क्या होता, मतलब CLR की वैल्यू क्या होती। देखो ऐसा क्या हो रहा है यहां पर हो रहा है Q3 इंटू Q2, तो आपको यहां पर, हाँ बिल्कुल सही शुभम, वही पॉइंट है और कुछ नहीं है। तो Q3 इंटू Q2 बस, तो Q3 इंटू Q2 देख लो, उसके पहले कभी नहीं हो रहा, फॉर द फर्स्ट टाइम यहां पर हो रहा है। तो जैसे ही आप Q3 इंटू Q2 करोगे आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप मॉड 12 भी अचीव कर सकते थे। तो आपको के मैप बना के टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। सबको क्या सिचुएशन बहुत अच्छे से क्लियर हो पाई है, किसी को कहीं कोई डाउट तो नहीं है। अब आप मेरा एक और पॉइंट सुनना, सबके सब अच्छे से सुनना, ठीक है। यहां पर CLR तो एक कंसेप्ट है ही, लेकिन उसके अलावा एग्जाम में जो ज्यादा पॉपुलर होता है वो CLR का बार होता है। एक काम करो, आप लोगों ने अगर इसको नोट नहीं भी किया है और नोट करने वाले हो तो या तो नोट कर लो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो वीडियो YouTube पे अवेलेबल रहेगी, आप दोबारा भी देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसी फिगर को यहां पर मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं इसी फिगर में यहां पर CLR का बार लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको, एक ज्यादा पॉपुलर कंसेप्ट होता है CLR का बार। अगर इनपुट 1 है तो वो अपने साथ वाले फ्लिप फ्लॉप में कोई चेंज नहीं करेगा, जैसा आउटपुट है वैसा ही रहने देगा। लेकिन अगर इसका इनपुट 0 है तो वो अपने साथ वाले फ्लिप फ्लॉप को क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, CLR का बार। तो CLR का बार कैसा दिखाई देता है, मैं मॉड 10 का ही एग्जांपल ले रहा हूं। एक बात मेरी और सुनना, पहले CLR बार के लिए मैं फिगर चेंज करूंगा, लेकिन एक और बात सुनना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो आपको डिजाइन करने नहीं बोलेगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको फिगर गिवन होता है और आपको क्या बोलता है कि मॉड निकालो। मैं CLR बार को बताऊंगा, लेकिन एक बार सोचो, अगर आपको ये फिगर गिवन हो तो क्या आप मॉड बता सकते थे इसका? यस। अगर आपको यहां पर फिगर गिवन होता तो आप मॉड कैसे बताते? बस आप एक जगह देखना, बस यहां पे देखना, मतलब जो CLR को मिल रहा है सिर्फ उसको देखना। तो CLR को क्या मिल रहा था, Q1 इंटू Q3 मिल रहा था, बस ये देख लेना। और बस ये देख लेना कि Q3 इंटू Q1 जब आप करोगे तो वो पहली बार कब 1 होगा। गिनती आनी चाहिए सबको, मैंने हमेशा सिखाया है, तो बस अपने दिमाग में गिनती चला लेना या साइड में लिख लेना और ये देख लेना कि Q3 इंटू Q1, मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में ये फिगर गिवन होगा और पूछेगा मॉड ऑफ द काउंटर क्या है, तो बस यहां पर देख लेना जो CLR को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, Q3 इंटू Q1। तो पूरी गिनती चला लेना और देखना कि Q3 इंटू Q1 कब पहली बार 1 होगा। जब वो पहली बार 1 होगा वही मॉड ऑफ द काउंटर होगा। तो आई डोंट थिंक कि 10 सेकंड से ऊपर आपको लगेंगे। तो अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस समझ लिया है तो एग्जाम में ये 2 मार्क्स की प्रॉब्लम आप 10 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। सबको पोजीशन सिचुएशन क्लियर हो गई अच्छे से। अब मैं आपको CLR बार के लिए फिगर बना के दिखा देता हूं। देखो बहुत इजी है, CLR बार का जब भी कंसेप्ट होगा ना तो यहां पर ऐसा लगा होगा, ये ध्यान रखना, यहां पर लाइक अ सर्कल टाइप होगा आपका, ठीक है। तो आप पहचान जाओगे, कभी कभी ऐसा लिखता नहीं है CLR या CLR का बार, लेकिन ऐसे जब सर्कल बना होगा ना, सर्कल को देख के आप सभी पहचान जाना कि CLR बार की यहां पर बातें हो रही हैं। सबको पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। अब आप सुनो, जब भी CLR का बार होगा ना तो बस आप NAND गेट इस्तेमाल करते हो और कुछ नहीं, एंड गेट वाला ही सारा का सारा कैलकुलेशन रखो, Q3 इंटू Q1 वाला ही कंसेप्ट रखो, बस एंड की जगह NAND कर दो, क्योंकि CLR का बार जो है वो तब रीसेट करेगा जब उसको 0 मिले। तो ऑब्वियस सी बात है, आप चेक कर लो, अगर आप NAND गेट यूज करते तो Q3 और Q1 का NAND 1 1 1 1 1, सिर्फ 10वीं क्लॉक पल्स पे वो पहली बार क्या होता, आपका 0 होता। तो आप पूरा एंड गेट वाला CLR वाला कंसेप्ट माइंड में रखो। बस ध्यान रखना, जब भी CLR का बार यूज होगा तो एंड की जगह NAND गेट इस्तेमाल होगा। तो अगर एग्जाम में आपको ऐसा फील होता है कि आप CLR के बार में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो,
फिगर हमेशा ऐसा ही बनता है और कुछ नया नहीं बनता। हाँ, क्वेश्चन एक दो फिर भी नए टाइप के मैं करवा दूंगा आपको इसी में, लेकिन फिर भी 90% यही आता है। बस क्या करना, आप नेंड गेट की जगह एंड गेट बना देना, CLR बार की जगह CLR बना देना, सेम आंसर आएगा आपका, कोई इश्यू आपको नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्या सबको ये पूरा का पूरा पॉइंट यहां पर अच्छे से क्लियर हो पाया है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस CLR बार के कंसेप्ट में? सबके सब यहां पर अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, सबको समझ में आया CLR बार का कंसेप्ट? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसमें? क्लियर? किसी को भी अगर कहीं भी कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो एक बात ध्यान रखना कि जो असिंक्रोनस काउंटर है वो इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है आपका। अगर आपने ये चीजें लर्न कर ली हैं तो एक तरह से आपका असिंक्रोनस काउंटर फिनिश हो गया है। ठीक है, नो डाउट न्यूमेरिकल अभी होंगे बहुत सारे जो मैं आपको करवाऊंगा अभी लास्ट में, लेकिन जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो दोनों टाइप के काउंटर को मिला के करवाऊंगा ताकि अगर कुछ कंफ्यूजन भी हो तो मैं क्लियर करवा सकूं। लेकिन असिंक्रोनस काउंटर में ज्यादा कुछ है नहीं आपके लिए, मेन आपका यही था कि आप ट्रूथ टेबल बनाना सीख पाओ, और कुछ भी नहीं है असिंक्रोनस में। सबको क्लियर हो गया सिचुएशन? अब मेरी एक और बात सुनना आप सभी, जो हम लोगों ने असिंक्रोनस काउंटर देखा अभी, 2-3 सर्किट मैंने आपको बना के दिखाए, आपने एक बात ऑब्जर्व करी, जैसे आप पहला ही फिगर एग्जांपल ले लो जो हमारा मॉड 8 काउंटर आया था, आपने एक बात ऑब्जर्व करी, जब पहला काम करेगा तो उसके बाद आप चेक करोगे कि दूसरा काम करेगा कि नहीं करेगा, फिर जब दूसरा काम करेगा तो उसके बाद आप चेक करोगे तीसरा काम करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर एक फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन डिले जो है वो TPD ऑफ FF है, एक फ्लिप फ्लॉप का अगर प्रोपगेशन डिले TPD ऑफ FF है, और मान लो यहां पर अगर 3 फ्लिप फ्लॉप है तो टोटल प्रोपगेशन डिले कितना हो जाएगा? 3 TPD ऑफ FF। यहां पर आप एक बात को समझो, जो आप एक्सटर्नल क्लॉक लगाते हो, आपने देखा ट्रूथ टेबल बनाते समय पहले मैंने जब क्लॉक 1 का आंसर पूरा कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद ही फिर मैंने क्लॉक 2 लिखी, उसके बाद ही मैंने फिर क्लॉक 3 का आंसर निकाला। मतलब जो आप एक्सटर्नल क्लॉक लगा रहे होते हो ना, उसका टाइम इतना होना चाहिए कि जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं काउंटर में वो सभी के सभी काम कर जाएं, मतलब आप सभी के सभी का आउटपुट लिख लो। तो हमेशा ध्यान रखना इस सिचुएशन में जो एक्सटर्नल क्लॉक है, अगर आपके एंड फ्लिप फ्लॉप है तो एक्सटर्नल क्लॉक की जो टाइमिंग है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एन TPD ऑफ FF होनी चाहिए। और अगर आपको टाइम पता है तो 1 अपॉन टाइम आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी इसकी लेस देन इक्वल टू हो जाएगी जब फ्रीक्वेंसी वाइज लिखोगे। तो मेन बात क्या है, आप टाइम वाइज ही अंडरस्टैंड कर लो। मतलब जो आपने पहली क्लॉक लगाई तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि सभी के सभी फ्लिप फ्लॉप अपना आउटपुट दे दें, उसके बाद फिर आप दूसरी क्लॉक लगाओगे। तो अगर एक फ्लिप फ्लॉप का टाइम TPD ऑफ FF है तो एन फ्लिप फ्लॉप का टाइम जितना होगा उससे ज्यादा होना चाहिए एक क्लॉक का टाइम। तो ये ना बहुत ज्यादा स्लो होता है और इसको एक और नाम से जाना जाता है रिपल काउंटर। अगर आपको याद होगा, आपने एक बार रिपल एडर भी पढ़ा हुआ है, तो ये आपका रिपल काउंटर होता है, यहां पर डिले होता है। ठीक है, तो इसे आप रिपल काउंटर के नाम से भी जानते हो। ये पॉइंट आप अच्छे से माइंड में रखना सबके सब। सबको पॉइंट क्लियर हो गया? तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो आपका असिंक्रोनस काउंटर होता है उसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है। सिंक्रोनस काउंटर में बहुत सारे कंसेप्ट हैं क्योंकि एनी काउंट सीक्वेंस आपका पॉसिबल होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहां पर सिंक्रोनस काउंटर को डिस्कस करेंगे। पूरा लेक्चर ही हम सिंक्रोनस काउंटर पढ़ेंगे, शायद एक और लेक्चर लग जाए क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है वो। और उसके बाद फिर हम लोग दोनों को मिला के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर्स में आपका पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा सीक्वेंशियल सर्किट। क्लियर हो गया पॉइंट? तो फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। किसी को अगर कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, ठीक है शुभम, थैंक यू।